फॉर्मर एमपी और अभी हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी और यहाँ पर मौजूद हमारे हाजी अब्दुल डार साहब, वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद मागरी साहब, अब्दुल गनी खान साहब, सैनी जी और आप सब मीडिया के साथी। ये मैम का जम्मू कश्मीर के लिए पहला विज़िट था और पहला ही विज़िट 5 दिनों का, जो 10 तारीख को शुरू हुआ और कल 14 तारीख को इख्तिताम होगा। इस दरमियान जम्मू में 2 दिन हेक्टिक एक्टिविटीज़ और शुरुआत की किसान सम्मेलन से, और उसके बाद जो बाकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चली तमाम तंजीमों के साथ, और कल सुबह से श्रीनगर में तमाम वादी के हमारे तमाम ओहदेदारों से, फ्रंटल विंग्स के साथ में, यूथ विंग्स के साथ में, किसानों के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में ज़बरदस्त इंटरेक्शन इनकी हुई टू गेट द पल्स ऑफ पीपल। अभी ये इनका असेसमेंट विज़िट है, जम्मू कश्मीर को समझने का, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दुख दर्द है उनको सुनने का। मैं आपके और इनके बीच में नहीं रहना चाहूँगा ज़्यादा। मैं सीधे रजनी पाटिल जी से गुजारिश करूँगा कि वो आपके साथ मुखातिब हो, जो उनके सेंट्रल इश्यूज़ है या जो भी उन्होंने 4 दिन जम्मू कश्मीर में जो भी फील किया होगा वो आपके साथ अच्छी तरह से शेयर करें। रजनी जी। सबको मेरा नमस्कार। और ये पहला ही विज़िट एज ए इंचार्ज ऑफ जम्मू कश्मीर मैं कर रही हूँ, जिसमें जानने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको मिलके यहाँ के जो प्रश्न हैं। किसी ने भी नहीं पहना तो मुझे डर लगता है जी। इधर भी देखना है, उधर भी देखना है ये जी। तो प्रामुख्यतः जो 10 तारीख को हमारी किसान सम्मेलन था, जिसके द्वारा ये जो किसान कानून, काला कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसके माध्यम से हमारे किसानों के बेहाल होने के चिन्ह हैं, इसका विरोध करने के लिए हमने ये 10 तारीख का प्रोग्राम बनाया था। आप सबको मालूम है कि 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने हमसे एक वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी जो है वो दुगनी कर देंगे। अभी इस हालात पे हम खड़े हैं कि आमदनी दुगनी तो छोड़ो, लेकिन जो है आमदनी वो भी चले जाने का मौका और अवस्था ये किसान के काले कानून ने किए है, जिसके माध्यम से एपीएमसी उन्होंने ख़त्म कर दी है। एमएसपी का कहीं पे सिर्फ नाम रखा है, लेकिन एमएसपी का कहीं पे भी हमें आधार नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर पे जब इस देश के 86% लोग सिर्फ 2 और 5 एकड़ के मालिक हैं, बहुत अल्प भूधारक है, मार्जिनल फार्मर्स है, तो वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको मोदी जी बोलते हैं कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाके आपका जो उपज है वो आप बेच सकते हो। आप हमें बताइए कि 2 से 5 एकड़ वाला आदमी कहाँ पे अपनी उपज लेके जाएगा और उसको परवड़ेगा क्या? वो एक सवाल हम आपके द्वारा पूछना चाहते हैं। आज देश के 62 करोड़ लोग रास्ते पर उतरे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, और वो मांग कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी का जो अहवाल था, जिसके अनुसार हमें 1.5 गुना एमएसपी मिलने वाली थी, उसको लागू करो और ये काला कानून बैक रोल कर दो। आपको याद होगा जब पहली बार जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, मोदी जी की, तब उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण कानून किया था, पारित किया था, और उसके खिलाफ में पूरे कांग्रेस वाले ऐसे ही रास्ते पे उतरे थे। आखिर में ज़मीन अधिग्रहण जो कानून है उसको रोल बैक करना पड़ा इस सरकार को। उसी तरह से ये काला कानून रोल बैक करे, इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अन्न धान्य के ऊपर अपने बलबूते पर खड़ा कर दिया है, सही मायने में अपना आत्मनिर्भर बनाने का काम इस देश को कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस देश को जो नारा दिया इस कांग्रेस ने, जय जवान जय किसान, उसके द्वारा इस किसानों को एक बहुत बड़ी मदद, राहत देने की उन्होंने कोशिश की है।
दूसरी जो बात हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जो बहुत ही निंदनीय और घिनौनी है, जो हाथरस में हाल ही में जो घटना हुई है। हाथरस में जो घटना हुई, 19 साल की हमारी दलित लड़की को बलात्कार करके, अत्याचार और अन्याय करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रात को 2:30 बजे उसको खेत में जला दिया गया, जैसे भी किसी जानवर को जला दिया जाता है उस तरह से जला दिया गया। और जब उनको सांत्वना देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जब उनको मिलने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ भी दुष्कर्म किया। उसमें आप जैसे प्रेस वाले भी थे जिनके कैमरे छीने गए और जिनको बताया गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन इतना चुप्पी साध के उसके ऊपर रात को 2:30 बजे उसको जला देने का काम क्यों किया, वो हम सवाल करते हैं। उसको न्याय देने का काम करेगा सरकार, या जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है उनके साथ खड़ा रहेगा, ये भी सवाल हम पूछना चाहते हैं। मोदी सरकार बोलने में तो बोलती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी अगर बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे, ये हम उनको सवाल पूछना चाहते हैं। और इसलिए ये दो प्रामुख्यता हम नेशनल इश्यूज़ को लेके हम यहाँ पे हर जगह बोल रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं। तीसरा जो इशू है वो यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 में जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से यूनिलैटरली और असंवैधानिक तरह से ये जो उन्होंने 370 उन्होंने एक डिमोलिश कर दिया। मुझे लगता है कि इसको रिस्टोर स्टेटहुड करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब लोगों का यही आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों के मन में मायूसी है कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दो। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, क्योंकि उसी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ विधानसभा में भी आपके यहाँ चर्चा हुई, और एक तरफा निर्णय लिया गया और 370 के अंदर उन्होंने स्टेटहुड का तो कर दिया। स्टेटहुड का यूटी करने का पहले काम मैंने देखा है। यूटी का हमेशा स्टेट होता है, लेकिन स्टेटहुड से यूटी होने का काम पहली बार हमने देखा है, और जम्मू कश्मीर के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये लोगों में बहुत गुस्सा है कि ये स्टेटहुड वापस फिर दे दे, नाराज़गी है लोगों के मन में। लोगों को मन में ये भी है कि अपनी नौकरियां वो कहाँ छोड़ेंगे, नौकरियां उनको मिलनी चाहिए। अगर बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलेगी तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये भी लोगों को एक डर है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है तो हमारे ज़मीन के ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, हमारे लोगों ने वो ज़मीन लेनी चाहिए जो हमें एक स्टेटस मिला था। इससे पहले में हिमाचल में भी मैं थी इंचार्ज, तो हिमाचल में भी एक स्पेशल स्टेटस उनको था कि आर्टिकल 118 के तहत वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले नहीं सकता है, ज़मीन सिर्फ वहाँ के हिमाचलीज़ को ही लेनी होती है। तो वैसे यहाँ पे भी दिया था, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। जो लड़कों को मैंने बोला, युवक कांग्रेस के हो, NSUI को हो, तो सब ने यही बोला कि हमें 4G मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 4G के माध्यम से पूरे विश्व के साथ वो कनेक्टेड है। जब आज पैंडेमिक के टाइम पे पूरे विश्व में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अगर ये आपका ऑनलाइन ही चलेगा नहीं, अगर आपका 4G नहीं चलेगा तो फिर किस तरह से वो आपको शिक्षा मिल सकती है। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो भी हम आगे उठाएंगे। और 2 दिन पहले हम जब जम्मू में थे तो कश्मीरी पंडित का जो इशू था उसी के लिए हम जख्ती करके वहाँ पे जो सेटलमेंट हुई है उनके सेटलमेंट की जगह पे गए थे, तो उनका भी यही कहना है कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दो, हमें अपने गांव श्रीनगर जाने का हमें परमिशन दे दो। तो ये सब उनके जो लेजिटिमेट मांगे हैं उसके लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और इसके आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। जो एक इंक्लूसिव देश का सपना जो इस भारत सरकार में हमारे कांग्रेस पार्टी ने देखा था, इस सभी जातियों को, सभी अक्रॉस द धर्मों को, सभी अक्रॉस ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड स्टेट, हम सब एक साथ मानते थे, वो होमोजीनियस स्टेट हम फिर देखना चाहते हैं। आज दुर्भाग्य से ऐसे हो रहा है कि एक जगह पे हम जो सोचते हैं तो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, और उस पोलराइजेशन के एक दूसरे के मन में शंका आ रही है। मुझे लगता है वो शंका दूर करने की बहुत आवश्यकता है, और वो कांग्रेस की सिवाय कोई नहीं कर सकता, यही मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ। और इसलिए कांग्रेस का यही एजेंडा लेके हम आगे काम करेंगे। मैं 4 दिन से यहाँ पे 2 दिन जम्मू और 2 दिन कश्मीर में यहाँ पे चल रही हूँ। सब सेक्टर के साथ मेरी बात हो रही है, सभी के साथ, ऑलमोस्ट सभी के साथ मैंने बात की है, जो हमारे लोग हैं सबके साथ बात की, और मुझे लगता है कि कांग्रेस एकजुट होके इसके आगे साथ में चली जाएगी और हम सब मिलके ये लड़ाई